हेलो गाइस, तो स्वागत है एक न्यू वीडियो में। तो गाइस, आज के इस वीडियो में WWE के 5 सुपरस्टार्स के बारे में बात करेंगे जिन्होंने रेसलमेनिया जैसे बड़े इवेंट में अपने अपोनेंट को बचाने में सफल रहे। तो गाइस, विदाउट वेस्टिंग टाइम चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, रोमन रिंग्स एबेंडेंस की स्पॉट। रेसलमेनिया 33 को पहले इस तरह से डिजाइन किया गया था जिसमें अंडरटेकर का आखिरी WWE मैच शामिल होने वाला था। अंडरटेकर मेन इवेंट में रोमन रिंग्स के साथ अपने मैच के बाद रिटायर होने वाले थे, लेकिन बहुत सारे कारणों की वजह से, जिनमें से एक कारण इस मैच की क्वालिटी भी थी। अंडरटेकर ने इसके बाद भी WWE में बहुत सारे मैचेस किए। ये मैच इतना अच्छा नहीं था जितना अच्छा ये दोनों रेसलर करना चाहते थे, और इस मैच में ऐसे कई स्पॉट थे जो बहुत बुरी तरह असफल हुए थे और जिनसे सीरियस इंजरी भी हो सकती थी। इस मैच के एक स्पॉट में रोमन रेंस को अंडरटेकर को उठाकर टूमस्टोन मूव करना था, लेकिन थकान की वजह से अंडरटेकर अपना शरीर मोड़ नहीं पा रहे। रोमन रेंस ने स्पॉट को पूरा करने की बहुत कोशिश करी, लेकिन जब उनको एहसास हुआ कि अगर वो थोड़ी देर और ऐसा करते रहे तो अंडरटेकर अपने सर के बल गिर सकते हैं, तब उन्होंने स्पॉट को ना करने का फैसला किया, और ये बिल्कुल सही फैसला था। रोमन रेंस को स्पॉट की जिम्मेदारी लेते हुए देखना और अंडरटेकर को सुरक्षित रखने के लिए हर मुमकिन कोशिश करते हुए देखना काफी शानदार था। तो गाइस, चलो बात करते हैं नंबर 2, कर्ट एंगल टेक्स कंट्रोल ऑफ अ डिफिकल्ट सिचुएशन। रेसलमेनिया 19 में अब तक के सबसे बड़ी गलतियों में से एक हुआ था। कर्ट एंगल के साथ अपने मेन इवेंट मैच के दौरान रॉक लेसनर एक शूटिंग स्टार प्रेस देने की कोशिश करते हुए अपने सर के बल गिर गए थे। लेसनर बहुत दर्द में थे और एंगल को मजबूरन उस सिचुएशन को संभालना पड़ा, और उन्हें लेसनर को मैच के अगले मूव्स बार बार बताने पड़ रहे थे। एंगल को ऐसा करना बहुत जरूरी था ताकि लेसनर सुरक्षित रहे और वो कोई लापरवाही ना करे। इस पूरी सिचुएशन की एक अजीब बात ये थी कि एंगल इस मैच में एक इंजर्ड नेक के साथ रेसलिंग कर रहे थे, और शायद लेसनर और एंगल दोनों के लिए यही अच्छा होता कि उस मैच को वहीं तुरंत रोक दिया जाता। और शो के दौरान एंगल ने लेसनर को सुरक्षित रखने में अपने योगदान के बारे में बात करते हुए बताया, मैंने ब्रॉक को उठाकर मैच जीतने में उनकी मदद सिर्फ इसलिए की क्योंकि मेरी गर्दन टूटी हुई थी और मैं वो टाइटल अपने पास नहीं रख सकता था। उसके अगले दिन मेरी सर्जरी थी, तो मैं उस प्रॉब्लम में था जहां शायद ब्रॉक को भी गर्दन में चोट आई थी। वो बेहोश हो गए थे और मुझे नहीं पता था कि मुझे क्या करना चाहिए। मैं एक और रात वो टाइटल नहीं रख सकता था, इसलिए मुझे उन्हें उठाना पड़ा और मूव्स बताने पड़े। देखना पड़ा कि वो ठीक है या नहीं, और वो अपने मूव्स कर सकते हैं या नहीं। वो बहुत परेशानी वाला काम था। वो 15 सेकंड शायद मेरी जिंदगी के सबसे परेशानी वाले समय में से एक थे, लेकिन ब्रॉक तो एक बीस्ट है, वो भी मूव्स करते रहे। उन्होंने मुझे एक F5 दिया और वर्ल्ड चैंपियनशिप जीत ली। चलो बात करते हैं नंबर 3, ट्रिपल एच क्विक थिंकिंग सेव्स द अंडरटेकर। द अंडरटेकर के रेसलमेनिया मैचेस में से एक ट्रेडिशन की तरह था कि वो हमेशा रिंग के बाहर एक डाइव करते थे। जब रेसलमेनिया 27 में ट्रिपल एच के खिलाफ अपने मैच में अंडरटेकर ने ये मूव करा तो ऐसा लगा कि वो सीधे अपने गर्दन के बल गिरने वाले हैं। ये देखना थोड़ा मर और कंधे के बल जाकर गिरे। ट्रिपल एच ने इस मूव के बाद अंडरटेकर से बात भी करी और उनका हाल भी पूछा, और ये बस एक एग्जाम्पल है जिसे साबित होता है कि ट्रिपल एच रिंग में एक प्रो है। चलो बात करते हैं नंबर 4, द उसोज स्मूथ एग्जिट। रेसलमेनिया 38 की पहली रात की शुरुआत द उसोज वर्सेस रिक बुक्स और शिंसुके नाकामुरा के मैच से हुई। बदकिस्मती से वो मैच बिखर गया जब बुक्स को एक साथ जे और जिमी को उठाने की कोशिश करते हुए एक क्वाड इंजरी हो गई। रिक बुक्स को जल्द से जल्द रिंग से बाहर जाना था, और अगर बुक्स और थोड़ी देर रिंग में रहते तो उन्हें और चोट लग सकती थी। जब उनको वो इंजरी लगी तब जे और जिमी ने तुरंत ही एक्शन लिया। वो अपने किरदार में बने रहे और आराम से रिंग से बाहर निकल गए। इससे रेफरी के बुक्स और उनके साथी नाकामुरा से बात करने का समय मिला, और फिर तुरंत ही एक नया फिनिश बनाया गया जिसमें बुक्स की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो गाइस, चलो बात करते हैं नंबर 5, राइनो स्लाइड एडजस्टमेंट। TLC 2 किसी तरह से कुछ महीने पहले ही हुए TLC से बेहतर थी। TLC 2 में शामिल तीनों टीम्स ने रिस्क को और भी बढ़ा दिया, और उस मैच में कुछ स्पॉट तो ऐसे थे जिन्हें पहले कभी नहीं देखा गया। इस मैच में बहुत सारे साइड कैरेक्टर भी थे, जैसे कि लीटा, स्पाइक डडली और राइनो, और इस तरह की बुकिंग काफी बेवकूफी भरी और इसमें गड़बड़ भी हो सकती है, लेकिन फिर भी WWE ने इसे संभाल लिया था। स्पाइक डडली और राइनो मैच के अंत में एक बड़े स्पॉट में हिस्सा लेने वाले थे जिसमें जेफ हार्डी उन दोनों को टेबल के ऊपर फेंकने वाले थे। हार्डी ने 20 फुट ऊंचे लैडर के ऊपर से एक स्वैंटम बॉब मूव किया, और इस स्पॉट को पेपर व्यू पर अब तक के सबसे बड़े रिएक्शन में से एक मिला। और ये तो बताने की जरूरत नहीं है कि ये स्पॉट कितने खतरनाक होते हैं, और इंजरी से बचने का एक और तरीका ये होता है कि रेसलर इस मूव के दौरान एक दूसरे के बगल में ही लेटे रहे ताकि इसका असर दोनों में बराबर बढ़ जाए। जब हार्डी लैंड करने वाले थे उसी वक्त राइनो को एहसास हुआ कि वो स्पाइक से थोड़ा दूर थे, और इसलिए वो चुपचाप थोड़ा शिफ्ट हो गए ताकि वो मूव का असर आधा कर पाए और स्पाइक को इसकी वजह से कोई चोट ना लगे।